अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, इस फैसले की गूंज अभी भी शहर इक़्तिदार में बरकरार है। सब हैरान हैं, शशदर हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आम राय है कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़ास तौर पर ISI के शोबे को सरबराही उसकी करने वाले, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये कार्रवाई किस बुनियाद पर हो रही है? क्या मामला सिर्फ वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले के ऊपर तहकीकात का कहा गया, एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया गया, उसने तहकीकात की और फिर जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यह बताया गया कि पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए हैं कि उनकी जो हरकत व सकनात थी वो आर्मी एक्ट जिनसे ममानियत करता है वो उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी, इसके ऊपर भी बहस बरकरार है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इसी के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। वज़रा बयान दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के बयानात आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि आखिरी वक्त तक कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवा दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कल रात एक में शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। ख्वाजा आसिफ हल्फ उठाकर बहुत सारी बातें बताते हुए नजर आते हैं और बदकिस्मती से लगता यह है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुज़श्ता चंद सालों से जो कुछ हो रहा है वो या अपॉइंटमेंट का चक्कर है या फिर एक्सटेंशन का चक्कर है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से एक और इंकशाफ भी किया कि उनकी अपनी सफ़ों में से यानी कि मुस्लिम लीग नवाज का कोई ऐसा रहनुमा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस कदर करीब ज़रूर था कि वो उनसे मुलाकातें भी कर सकता था, मशवरे भी दे सकता था, उसको इस काम के लिए बाकायदा रिक्रूट किया गया। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, सुनिए। रेत के पांव हैं, कितने खोखले हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग। ख्वाजा आसिफ साहब आज ये बात कहते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन यही DGI थे, इनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलाई गई। कहा गया कि ये शख्स जल्लाद है, कसाई है, ये वो शख्स है जिसने हमारा जीना दो भर किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट इमरान खान चलाने वाला है, हमारी लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं, हमारी लड़ाई सिलेक्टर से है। और फिर अब वो ये इंकशाफ करते हुए नजर आते हैं कि 2019 में यही शख्स जिसके ऊपर ये तमाम इल्जामात ये लगाते रहे हैं। तो एक तरफ साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का मामला है, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो वो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान करेंगे। कारकुनों को सड़कों पर, गलियों पर, चौकों पर, चौराहों पर आने का कहा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई जुडिशियल पैकेज लाया जाता है और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको एक्सटेंशन दी जाती है तो उस सूरत में भी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाएगा। साथ ही एक इंतहाई अहम मामला ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जो मामला जा चुका था लाहौर हाई कोर्ट, उस मामले के ऊपर भी समाअत 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। इन तमाम मामलात पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम पंजोता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और कुछ ही देर में हमें अंजुम अकील साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, MNA हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। हसन अयूब साहब बताएं ज़रा, ये फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये गुफ्तगू क्यों चल रही है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद उसकी बुनियाद पर हो रहा है? नहीं, बुनियाद वो नहीं है। बुनियाद यानी उसमें एक वजह ज़रूर ये भी है, लेकिन क्योंकि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था, कंवर मोइज साहब जो टॉप सिटी के मालिक हैं वो 184(3) की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर था वो रेफर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब ये मामला आया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो आर्मी के ज़िम्मे ये किया और वहाँ से फिर एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को डिप्यूट किया गया। वो मेजर जनरल साहब ने इसकी सारी इंक्वायरी की इन लेंथ। इसकी जो है वो इंक्वायरी करने के बाद कुछ सर्टन मटेरियल सामने आया जिसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो फील्ड कोर्ट मार्शल है इसकी जो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब इस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं वो रिटायर्ड नहीं है, बल्कि उनको रीइंस्टेट कर दिया गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद यूनिफॉर्म के अंदर है और जो में इसलिए लाया गया है उनको ताकि उनके खिलाफ अब जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो जाए। अब उनको जारी बात है कि ये मिलिट्री की तहवील के अंदर हैं और वहाँ पर इनसे इन्वेस्टिगेशन भी यकीनी तौर पर वह जारी होगी, लेकिन ये मामला अब कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा तो उनको एक
फ्री ट्रायल मिलेगा, उनको एक जो है वो अपनी मर्जी का डिफेंस काउंसिल एंगेज करने की एक इजाजत होगी। और ये आप मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं? जी, मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जी। ये मैटर इनका मिलिट्री कोर्ट में जाना है, और अभी उसमें जो उनके खिलाफ चार्जशीट है वो मिलिट्री कोर्ट में जब वो चार्जशीट आएगी तभी वाजे होगा कि इनको यानी अगर तो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं, वो उसमें क्या चार्जेस आ रहे हैं, और जो टॉप सिटी वाला मैटर है इसके अंदर क्या चार्जेस लगेंगे। नहीं, लेकिन बज क्या तो है? व्हाट इज द बज? क्या मुमकिन तौर पर ऐसा है जो पोस्ट रिटायरमेंट, जाहिर है कि एक शख्स इतने अहम ओहदे से रिटायर हुआ हो, ये कैसे मुमकिन है? और स्पाई मास्टर रहा हो पाकिस्तान का, उसको तो मालूम है कि ही इज अंडर सर्वेलेंस, ही इज अंडर वॉच। वो कैसे ऐसी कोई बेहतियाती कर सकते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हो सके? नहीं, बहुत बेहतियातियां तो उनकी, मतलब आपको सबको मालूम है जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तब उन्होंने किस तरीके से इसमें वो पोस्ट रिटायरमेंट नहीं था। नहीं, वो पोस्ट रिटायरमेंट नहीं था, लेकिन उनकी जो ब्लंटनेस है वो तो आपके सामने है ना। वो जो कुछ कर गुजरे हैं वो तो पाकिस्तान की तारीख में किसी जनरल ने इस किस्म की क्रीज से बाहर निकलकर नहीं खेला। वो तो आपको मालूम है कि जो हमारे स्पाई मास्टर्स होते हैं वो कहीं भी जाते हैं मुल्क में, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में जाएं, वहां पर वो बड़े हिडन होते हैं। वो सरीना होटल में चाय का कप उठा के तो चाय नहीं पी रहे होते ना, और फिर साफियों के सवालों के जवाब तो नहीं दे रहे होते वहां पर जो एम्बेसी के अमले के साथ। तो मतलब जो चीजें वो कर रहे थे वहां पर, जिस तरीके से वो ओपनली खेल रहे थे, उनकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक किसी को जो है वो अभाम नहीं है। अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया, ये चीजें कुछ शायद मेरे इल्म में भी हैं, लेकिन मैं उस चीज को इस वक्त सामने नहीं लेकर आ सकता। लेकिन यकीनी तौर पर हसन अयूब, अब मुझे पंजोता साहब पे भी जाना है। आप एक बहुत ही अहम मामला, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले तक उस वक्त के आर्मी चीफ ने उन्हें अबेंडन नहीं किया था। ये आप जितनी भी बातें गिनवा रहे हैं, फिर इसमें तो मामला जो है वो साबिक आर्मी चीफ तक भी जाएगा। ये यानी कि आर यू सेइंग के वो बतौर पेशावर कोर कमांडर, और जब आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स देखते हैं, जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं, तो फिर तो मामला महदूद नहीं रहेगा यहां तक। नहीं, उस टाइम जब आप एक कोर को हेड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। आर्मी चीफ तो मजमूई तौर के ऊपर पूरे मुल्क को देख रहा होता है, और ना सिर्फ जो है वो कोर्स को देख रहा होता है बल्कि स्टाफ पूरे इंस्टीट्यूशन को देख रहे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आई बिलीव कि इस पर उस वक्त के अगर आर्मी चीफ उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते तो कर सकते थे। फिर इसी वजह से उनको जो पेशावर से भावलपुर पोस्ट आउट कर दिया था उन्होंने यानी 12 उन्होंने पेशावर कोर्ट से उनको भावलपुर भेजा। तो ये कुछ वजूहात थी तो जिसकी बुनियाद के पर उन्होंने वहां पर भेजा था उनको। एक चीज तो ये होगी, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। शायद उस टाइम कोई वक्त की जरूरत थी या कुछ ऐसी उनका ऑब्जेक्टिव था, शायद वो हासिल करना चाह रहे थे। इसकी वजूहात तो जनरल बाजवा साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जनरल बाजवा ने पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। और आपको मालूम है कि जो DGI होते हैं, आम तो आर्मी ऑफिसर के लिए 2 साल की पाबंदी होती है कि वो किसी किस्म की कोई भी पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन जो DGI रहे हूं वो कम से कम 5 साल उन्होंने खुद को मुल्की सियासत और इस किस्म के मामला से अलग रखना होता है। तो आई बिलीव कि इन 5 साल की दूर की बात है, उन्होंने 1 साल भी इंतजार नहीं किया, पहले जो हफ्ते से ही जो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज का आगाज कर दिया। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होती। नईम पंजोता साहब, ये बताइए मुझे कि कुछ बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा था, फैज हमीद उसका बहुत बड़ा किरदार थे। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अब आपको गोला गंडा की तरह जो है वो ठंडे मीठे नजर आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका भी जोर टूट जाएगा। व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया नकवी साहब। देखें, आज खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की हमारी, और जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी बातचीत वहां पर हुई। तो खान साहब को बड़ा वाज़ह क्लियर था कि ये फौज का इंटरनल मामला है, वो उसको देखें, अगर उनके हवाले से कोई मामला है तो वो उनका इंटरनल मैटर है। नंबर 2 बात उन्होंने ये की कि देखें, ये मैंने बताया कि मैंने कहा जी वो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है, इसने ये स्टेटमेंट दी है, जिसकी आप दूसरे की बात कर रहे हैं, जो किसी के कहने पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे उसकी क्या आप बात करते हैं, क्योंकि जिसका हल्का ही नहीं है और उसे सेनेटर बना दिया, और इसी तरह से मोहसिन नकवी को बना दिया गया है, तो वो तो लाए जाते हैं ऐसे लोग, जाकर आप जहर उगलें, आप जाकर पर ये बात करें, किसी के ऊपर तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं और ये करें। ख्वाजा आसिफ भी इसी तरह से स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ख्वाजा आसिफ के बारे में उन्होंने कहा कि देखें, अगर जो स्टेटमेंट ये दे रहा है
तो ये कह रहा है कि इसे उस वक्त ऑफर की गई थी। तो बिल्कुल इसके ऊपर आप आए और हर चीज कौम के सामने आनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और 9 मई के साथ भी अगर ये करने की बातें कर रहे हैं ये मिलिट्री ट्रायल की, तो ये एक अच्छा मौका होगा जहां पर आवाम के सामने हकायक आएंगे कि किसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, किसके कहने के ऊपर एक साबिक वजीर आजम को अगवा किया, किसके कहने के ऊपर जो है वो वहां पर पहले जैसे वो शीशे टूटे हुए थे, कोर कमांडर हाउस में आग लगी हुई थी और लोगों को उकसाया जा रहा था, गाड़ियों से लोग सिविल कपड़ों में उतर रहे थे कि कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी, और जो सारा किया गया। बल्कि खान बड़ा क्लियर उसमें कहते हैं कि वजीराबाद हमला हुआ, टैक्स हमला हुआ, लाहौर जमान पार्क हमला हुआ, तीनों हमलों में हम हमेशा हमारी जमात पुरअमन रही। अचानक से तशद्दुद हो जाना था, अचानक से उसने आग लगा देनी थी, तो ये एक प्लान किया गया जिसके तहत हमें अंदर किया गया। लेकिन कोई भी ये लेकर इनके पास है नहीं, कोई भी ये ऐसी चीज कहते हैं कि वो आ जाएगा, उस यूट्यूबर को उठा लिया जाएगा। जैसे कह रहे थे कि यूट्यूबर उठाए जाने वाले हैं, व्लॉगर उठाए जाने वाले हैं, बहुत से लोग और उठाए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस होगी तो उठाया जाएगा ना, और फिर उसको साबित करना है। हाँ, ये कोर्ट मार्शल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मैं तो नहीं समझता कि किसी जगह के ऊपर जो है मिलिट्री ट्रायल जिस तरह से होता है, वहां पर किसी शख्स को भी, कोई सिविलियन को भी फेयर ट्रायल आज तक मिला हो, कि वहां कोई एक्सेस हो, लॉयर्स की प्रॉपर एक्सेस हो, मीडिया की एक्सेस हो, ओपन ट्रायल हो, या कानून के मुताबिक, वो तो 2 दिन में फैसला अपनी मर्जी का सुना देते हैं। लेकिन कोई अगर अप्रूवर की बात करेगा, या पीटीआई की बात करेगा, या कोई और चीज करेगा, तो हमारा भी मौका बिल्कुल बड़ा खुल के सामने होगा कि हम ये बिल्कुल कहेंगे कि जुडिशल कमीशन बनाकर और हर चीज जो है आई जाए। लेकिन खान साहब ने जिस बात ऐड की, उन्होंने ये कहा कि देखें बाजवा जो है, बाजवा की बीवी के अरबों रुपए कैसे उसके निकल आए। उन्होंने कहा कि बाजवा के भी तस्वुर कि किस तरह उसने एक आईनी वजीर आजम को हटाया, एक हुकूमत को हटाया, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो जनरल फैज डीजी थे, उनको हटाने के लिए क्या क्या इनको कहा गया कि आपकी एक्सटेंशन दी जाएगी, और जर्नैलों को जाकर कहा जाता कि इमरान खान उसे आर्मी चीफ लगाना चाहता है। तो ये एक ऐसी वहां पर एक प्लानिंग की गई जो कि हमारे खिलाफ की गई। तो ये सारी चीजें सामने हों और आनी चाहिए, और उनका एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने ये जो बात चल रही है, ये बताइए, ये जो बात चल रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स के साथ राब्ता था फैज हमीद साहब का, आप इसके आपके हवाले से आपके पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है? कौन लोग थे जिनका राब्ता था? देखें बड़ी क्लियर हमारा मौकफ है कि एक फॉर एग्जांपल फौज का कोई जनरल है, कोई डीजी है, कोई उस पोस्ट के ऊपर है, या आर्मी चीफ है, और उस कैपेसिटी में वो डिफेंस मिनिस्टर से राब्ता करता है या इंटीरियर मिनिस्टर से राब्ता रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, एक अलग मामला है। हाँ, अगर आप ये लेकर आए कि किसी ने राब्ता किया कि उसको पैसे देकर खरीदो, इसको ले आओ, उसको ले जाओ, उसको ये करो, तो डेफिनेटली वो आपने सबूतों के साथ आना है ना। और अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आज तक होती तो आज तक वो आ चुकी होती, क्योंकि आपने 200 से ऊपर केसेस बना दिए। कोई एक केस जिसमें आप एविडेंस ठोस लेकर आए हो, जिस बुनियाद के ऊपर वो केस टिक पाए हो, जो सजा आपने बंद कमरे के अंदर दी, जो ही ओपन कोर्ट के अंदर मामला आया वो खत्म हो गई। एविडेंस की बात की जाती है, जब हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। सरगोदा एटीसी जज के पास आप मुकदमा लेकर गए, तो एटीसी जज ने लिखा है कि जो एविडेंस पेश की गई है उसे भी फैब्रिकेट किया गया। इस्लामाबाद में 3 मुकदमे थे 9 मई के हवाले से, जो खान साहब बरी हो गए कि प्रोसिक्यूशन का कोई एविडेंस ही नहीं। आपने मनसूब करना है ना कि आपका ये जुर्म है, आपकी माँ के ऊपर ये हुआ है, ये आपका कारकुन है, या ये आपकी माँ के ऊपर आग लगी, या आपने वॉइस मैसेज भेजा है, या आपने कॉल किया, या ऑडियो की है। और अगर फैज का कोई रोल लेकर आते हैं कि उसने कोई मदद की ऐसा सारा कराने में, तो वो सामने एविडेंस तो कौम के सामने लाई जाए और ओपन हो। ये नहीं हो कि मिलिट्री के अंदर ही बैठ के कोई ऐसा कहे कि ये इमरान दूर हो गया। अच्छा, मुझे पंजोता साहब ब्रेक पे जाना है। ये पोस्ट रिटायर की बात हो रही है कि पोस्ट रिटायरमेंट कोई राब्ते थे। अब जाहिर है कि जब वो डीजीआईएस आए थे तो उनका उस वक्त की हुकूमत के साथ राब्ता क्यों नहीं होना था। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।